हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जायसवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल DK क्राइम कैनवास में। दोस्तों, इस चैनल पे हम बात करेंगे अपने आसपास की घटी घटनाओं के बारे में और जानेंगे आपके विचार कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है रविंद्र कौशिक के ऊपर। रविंद्र कौशिक, बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे, रविंद्र कौशिक एक भारतीय जासूस थे। दोस्तों, जासूसी की दुनिया भी बहुत अजीब गरीब है, बहुत रहस्यमयी है। हर देश अपनी जासूसी एजेंसी है। हर देश की जासूसी एजेंसियां अंडर कवर एजेंट्स के माध्यम से अपने पड़ोसी देशों पे नजर रखते हैं। उनकी हरकतों के बारे में, उनकी युद्ध की रणनीति के बारे में, सीमाओं पे किस तरह की चौकसी है उसके बारे में, ये सब हो पाता है इन्हीं अंडर कवर एजेंट्स के बारे में। और बहुत दुर्भाग्य की बात है, इन एजेंट्स के साथ ऐसा इनका एग्रीमेंट होता है कि अगर ये किसी देश में पकड़े जाएं, वहाँ किसी भी तरह से ये अगर पकड़ लिए गए तो उस देश, जिस देश के ये एजेंट बन के जाते हैं, वो देश सिरे से खारिज करता है कि हम इसे नहीं जानते हैं, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। इसी कड़ी में रविंद्र कौशिक भी इसी तरह से पाकिस्तान गए हुए थे। अंततः एक बार वो वहाँ पकड़े गए और भारत की सरकार ने, भारत की एजेंसी ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया, न ही कभी भारत लाने की कोशिश की। तो इन्हीं रविंद्र कौशिक की कहानी के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रविंद्र कौशिक राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले थे। आप लोग जानते होंगे, श्रीगंगानगर पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ एरिया है। हिंदूमल सीमा चौकी वहां पे है, जो महज पाकिस्तान से 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों, वो बहुत ही बॉर्डर के बहुत नजदीक का एरिया है। और रविंद्र कौशिक को एजेंसियों ने इसलिए भी टारगेट किया था, पकड़ा था मतलब रॉ ने उनको हायर किया था पाकिस्तान ले जाने के लिए, क्योंकि वो सीमा नजदीक होने की वजह से वहाँ की जो लोकल भाषा है उसको अच्छे से जानते थे और बहुत आसानी से भारत की एजेंसी रॉ का काम बहुत आसान हो जाता उनको पाकिस्तान भेजना। तो आइए जानते हैं रविंद्र कौशिक के बारे में। रविंद्र कौशिक के पिता एयरफोर्स में नौकरी किया करते थे। उनके यहाँ 11 अप्रैल 1952 को रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। और रविंद्र कौशिक पढ़ने में ठीक ठाक, होशियार, बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखने वाले रविंद्र कौशिक ने श्रीगंगानगर से ही अपनी पढ़ाई शुरू की और श्रीगंगानगर में ही अपनी पढ़ाई उन्होंने स्नातक की भी पूरी की। स्नातक में उन्होंने बीकॉम किया, लेकिन साथ ही साथ वो थिएटर करते रहे। क्योंकि पिताजी एयरफोर्स में थे तो उनको देशभक्ति का भी बड़ा जज्बा था, देशभक्ति भी थी और खुद एक्टिंग भी किया करते थे। और थिएटर के बड़े फेमस उस समय के अपने एक्टर थे, उस समय के 1970-75 के आसपास की बात है। तो और उस समय ये भी कहा जाता था कि रविंद्र कौशिक की शक्ल जो है विनोद खन्ना से काफी मिलती जुलती है। तो युवा लड़का, 22-23 साल उम्र और थिएटर का शौकीन, वो थिएटर करने पूरे देश के अलग अलग जगहों पे जाया करता था। जहां भी कोई थिएटर होता था, नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, वहां रविंद्र कौशिक जरूर जाते थे। इसी सिलसिले में एक बार वो लखनऊ आए थे। लखनऊ के थिएटर में एक अपना उनका एक्ट था, वो करना था उन्हें, जिसे वो बखूबी किया भी, उन्होंने कर भी रहे थे। वो थिएटर की जो कहानी थी वो कुछ ऐसी थी कि भारत और चीन की लड़ाई उन्हीं दिनों हुई थी, 70 और 75 के बीच में ही, जब चीन की लड़ाई हुई थी भारत की चीन से। तो उसी लड़ाई के ऊपर इन्होंने एक भारतीय सोल्जर का किरदार प्ले किया था। उस किरदार में कुछ ऐसा था कि चीन की सेना ने भारत के एक सोल्जर को बंदी बना लिया था, जिसका कैरेक्टर रविंद्र कौशिक प्ले कर रहे थे। उसमें यह दिखाया गया था कि चीन ने बहुत सारी यातनाएं दी, बहुत सारे हथकंडे अपनाए जिससे ये राज खोले, बताए, लेकिन रविंद्र कौशिक, जो कि एक भारतीय जवान बने हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं बताया। और इत्तफाकन ये जो प्ले था इनका, इस प्ले को रॉ के कुछ अधिकारी भी देख रहे थे। वो रविंद्र कौशिक से बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन इसमें कहा यह भी जाता है कि रॉ की नज़र अपने जो बॉर्डर के एरिया हैं वहाँ के लड़कों के ऊपर पहले से भी होती है, तो जिससे उन्हें दूसरे देश में भेजना आसान भी होता है, क्योंकि वहाँ की बोली भाषा और उन चीज़ों से वो पहले से ही परिचित होते हैं। खैर, जो भी हुआ, रॉ के अधिकारियों ने पहली बार रविंद्र कौशिक से लखनऊ में बात की। उनसे बात की, ये तो ठीक है, तुम
थिएटर में प्ले कर रहे हो, रोल प्ले कर रहे हो, ये सब ठीक है। अगर वाकई में देश के लिए कुछ करने का जज्बा है तो दिल्ली में हमसे मिलो। दिल्ली में अधिकारियों ने उन्हें अपना नंबर दिया, जो भी दिया उस समय मोबाइल नंबर तो होते नहीं थे, तो जो भी अपना पता वता दिया। रविंद्र कौशिक पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली पहुंचे रॉ के ऑफिस, वहां उनसे मुलाकात की गई। उन्हें बताया गया, समझाया गया कि अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हम आपको मौका देंगे देश के लिए कुछ अच्छा करने का। रविंद्र कौशिक, नया जोश, 23 साल उम्र उस समय, लड़का तैयार हो गया। लेकिन उसके सामने ये शर्त रखी गई कि वो अपने किसी भी रिश्तेदार, किसी भी दोस्त, भाई बहन, यहाँ तक कि माँ बाप से भी नहीं बताएगा कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ जा रहा है। इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। रविंद्र कौशिक तैयार हो गए इन सब बातों को जानने के बावजूद रॉ के साथ काम करने के लिए। और हुआ ये कि पंजाबी तो आती थी रविंद्र कौशिक को, जो वहाँ पाकिस्तान के आसपास बोली जाती है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान भेजना था इसलिए इस्लाम की शिक्षा भी जरूरी थी, जो रविंद्र कौशिक को नहीं आती थी। तो रॉ ने ये निर्णय लिया कि 2 साल तक रविंद्र कौशिक को इस्लामी शिक्षा का ज्ञान दिया गया। उर्दू बोलनी सिखाई गई, लिखनी सिखाई गई, पढ़नी सिखाई गई। पाकिस्तान के लगभग हर एरिया से उनको रूबरू कराया गया, उनका भौगोलिक स्ट्रक्चर क्या है, कब क्या मौसम आता है, जो भी है, जो भी एक देश के नागरिक को जाननी चाहिए, वो सारी बातें रविंद्र कौशिक को बताई गई पाकिस्तान के बारे में। 2 साल के बाद रविंद्र कौशिक को भेजा गया कराची। कराची में एक सामान्य जीवन जीने के लिए उनको भेजा गया। वहां फिर से उन्होंने स्नातक कंप्लीट करने के लिए दोबारा से कराची के विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। वहां से उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की और अपना जीवन यापन करने लगे। करते करते एक दिन वो अपने घर में बैठे हुए थे, वहां का अखबार पढ़ रहे थे। वहां पे उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी सेना में एक कमीशन अधिकारी की ओपनिंग आई हुई थी, एक भर्ती थी। रविंद्र कौशिक ने ये निर्णय किया कि अब वो पाकिस्तानी सेना ज्वाइन करेंगे। वैसे वो काम तो कर ही रहे थे भारत की एजेंसी के लिए, रॉ के लिए, जो भी हो सकता था संभावित सूचनाएं वो निकाल के देते थे, बताते थे, भेजते थे, जो भी माध्यम होता था। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वो पाकिस्तान की सेना में एक अधिकारी के रूप में चले जाएंगे तो शायद वो अपने देश की ज्यादा मदद कर पाएंगे। तो दोस्तों, रविंद्र कौशिक ने उस पद के लिए आवेदन किया, उनका सिलेक्शन भी हो गया और वो एक कमीशन अधिकारी के रूप में नियुक्त हो गए। धीरे धीरे नौकरी उनकी चलती रही, समय बीतता गया और वो धीरे धीरे सेना में अपनी पदोन्नति लेते रहे, प्रमोशन लेते रहे, जैसे हर जगह होता है। आप भी जिस पेशे में नौकरी पेशा वाले लोग जानते होंगे, एक तय समय सीमा के बाद और आपके काम के ऊपर आपको एक पदोन्नति दी जाती है। तो ऐसे ही करके वो पाकिस्तान की सेना में मेजर के पद पे पहुंच गए। मेजर के पद पे होने के बाद भी वो अपनी सेवा करते रहे, राव से संपर्क में थे, जो भी सूचनाएं होती थी वो भेजा करते थे। इसी बीच उन्हें एक स्थानीय लड़की से प्रेम हो गया। स्थानीय लड़की का नाम था अमानत। अमानत से उन्हें प्रेम हुआ और उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद वो एक बेटे के पिता भी बन गए और 1979 से लेकर 1979 से लेकर 1983 तक 1983 तक उन्होंने रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भारत को भेजी, जो कि भारतीय रक्षा बलों के लिए उस समय बहुत मददगार साबित हुई थी। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री थे SB चौहान और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कुछ जानकार के अनुसार उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर नाम से संबोधित किया था और उन्हें ये उपाधि एक तरह से प्रदान की गई थी। रविंद्र कौशिक के द्वारा प्रदान की गई गुप्त जानकारियों के द्वारा भारत पाकिस्तान से हमेशा 2 कदम आगे रहा। कई अवसरों पर पाकिस्तान ने कई मोर्चों पर युद्ध छेड़ना चाहा, लेकिन रविंद्र कौशिक के द्वारा दी गई जानकारियों से भारत ने उसे विफल किया। समय समय पर वो जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती, वो जो भी माध्यम होता था, किसी न किसी माध्यम से भारतीय सेना को भेजते थे, रॉ को भेजते थे, रॉ भारतीय सेना को देती थी और हम उस पर काम करते थे और हमेशा पाकिस्तान को मात दी है। ये हमारे टाइगर का कमाल था, ब्लैक टाइगर का कमाल था। सितंबर 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसी ने एक और एजेंट को ब्लैक टाइगर के साथ संपर्क करने के लिए भेजा। उसका नाम था इनायत मसीहा। लेकिन वो एजेंट जो है वो गलती से
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के हाथ लग गया और उस एजेंट ने रविंद्र कौशिक की असली पहचान बता दी। रविंद्र कौशिक वैसे वहां तो अपने असली नाम से नहीं रह रहा था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। वहां पे उसका नाम था, मैंने बताया था आपको दोस्तों, नबी अहमद साकिर। माफ कीजिएगा, नाम भूल गया था मैं दोस्तों। उसका नाम भेजा था नबी अहमद साकिर के नाम से, नबी अहमद साकिर। लेकिन ये जो एजेंट भेजा इन्होंने, इनायत मसीहा, इनायत मसीहा जब पकड़ा गया तो इसने सारे राज उगल दिए और रविंद्र कौशिक पकड़ा गया। रविंद्र कौशिक को पकड़कर सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में ले गया, जहां 2 साल तक रखकर उसे केवल प्रताड़ित किया गया। क्या क्या इन्फॉर्मेशन ली, क्या दी, सब कुछ जानना चाहा। लेकिन इस ब्लैक टाइगर ने टाइगर वाली हिम्मत दिखाई और पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी पुलिस को इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। 2 साल अत्याचार सहने के बाद 1985 में उसे पाकिस्तान में सजाए मौत की सजा दे दी गई। बाद में, क्योंकि रविंद्र कौशिक ने ना ही तो कुछ एक्सेप्ट किया था और इनायत मसीहा के अलावा कोई और सबूत भी नहीं था उनके खिलाफ, और इनायत मसीहा ने जो बोला था वो केवल मुंह से बोला था, उसके बाद भी कोई रिटन एविडेंस या कुछ ऐसा था नहीं। तो लास्ट में फिर इन्होंने री अपील की वकील के माध्यम से, जैसे भी वहां की कोर्ट में, तो वहां की कोर्ट ने इनकी सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। उन्हें 16 साल तक सियालकोट, कोट लखपत और मियांवली जेल समेत विभिन्न स्थानों पर रखा गया, प्रताड़नाएं दी गई और बहुत तकलीफें दी गई। इस बीच रविंद्र कौशिक किसी न किसी माध्यम से अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश किया करते थे। भारत सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे, रॉ के अधिकारियों से उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन हुआ ये कि जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जासूसी की दुनिया बहुत अजीब है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जब एजेंट कहीं पकड़ा जाता है तो उस देश की एजेंसी, वो देश की सरकार, वो सब मना कर देती हैं, ये हमारा बंदा नहीं है, हम इसे नहीं जानते हैं, ये हमारा नागरिक ही नहीं है। यही कुछ हुआ रविंद्र कौशिक के साथ। सोचने वाली बात है कि एक बंदा, एक आदमी, एक शख्स आपके लिए काम किया, आपके लिए उसने अपना पूरा जीवन दांव पे लगाया। 23 साल का एक लड़का आपके कहने पे पाकिस्तान गया, वहां से बहुत खुफिया जानकारियां आपको दी, उसकी जानकारियों का उपयोग करके हमें भरपूर फायदा भी मिला, हम हमेशा पाकिस्तान से आगे रहे, उसके कई मोर्चों पे उसे विफल भी किया। लेकिन जब वो संकट में आया तो हमारी अपनी एजेंसी, हमारी अपनी सरकार ने उससे मुंह मोड़ लिया। खैर, ये सब चलता रहा। 16 साल जेल काटने के बाद कौशिक को दमा, टीबी, अस्थमा, कई सारी बीमारियां हो गई। और चूंकि टीबी बीमारी की वजह से एक तो खान पान भी नहीं हो पा रहा था सही से, ऊपर से पाकिस्तान की जेल में आपके ऊपर जासूसी का चार्ज है, तो ना तो आपसे कोई कैदी प्यार से बात करेगा, ना ही कोई अधिकारी प्यार से बात करेगा। और ऐसा करते करते उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती रही। वो किसी तरह से जेल से ही एक बार रविंद्र कौशिक, चूंकि जासूस थे और पाकिस्तान की आर्मी में भी कई साल तक सेवा दे चुके थे, तो उन्होंने कोई अपनी युक्ति निकाल के किसी तरह से एक पत्र अपने परिवार को और भारत सरकार को भेजने में कामयाब रहे। उसमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य, अपनी स्थिति, पाकिस्तान की जेलों में होने वाले अपने ऊपर अत्याचारों के बारे में सब कुछ लिख के भेजा। लेकिन रॉ या भारत सरकार, किसी ने उनकी सुध नहीं ली और उन्हें उन्हीं की स्थिति में मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने अपने एक पत्र में पूछा भी था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने का यही इनाम मिलता है कि आप दुश्मन देश में पड़े रहें? आपका स्वास्थ्य खराब है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। और रविंद्र कौशिक का दर्द सही भी था कि इतना बड़ा देश भारत, देश सेवा का जज्बा लिए एक नौजवान अपनी पूरी जिंदगी खराब करने के लिए तैयार हो गया, और जब वो पकड़ा गया, प्रॉब्लम में आया, तो हमारा अपना देश, हमारी अपनी एजेंसी ने उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया। आप सोचिए इस स्थिति में आदमी क्या सोचेगा। हम किसी के लिए छोटा सा काम करते हैं तो बदले में उससे कुछ उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ करेगा हमारे लिए। यहाँ तो छोटा सा क्या, पूरी जिंदगी ही दांव पे लगा दी बंदे ने। लेकिन उसके बाद भी ना तो उस समय की एजेंसियों के कान पे जू रहेगी, ना ही सरकार के कान पे जू रहेगी। और ऐसा करते करते नवंबर 2001 आया। नवंबर 2001 को सेंट्रल जेल मुल्तान में
फेफड़े, तपेदिक, टीबी और दिल की बीमारी से उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्हें वहीं जेल के पीछे दफना दिया गया। रविंद्र के परिवार ने एक बार बताया था कि वर्ष 2012 में एक फिल्म आई थी, एक था टाइगर, जो उन्हीं से प्रेरित थी। दोस्तों, ये तो रही इनकी कहानी, जो जेल में इन्होंने दम तोड़ दिया, वहां पे दफना दिया गया। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि रविंद्र कौशिक जैसा एक जिंदा दिल आदमी, एक थिएटर का आर्टिस्ट, जो चाहता तो अपने देश में एक एक्टर के रूप में काम कर सकता था। आप लोग देख रहे हैं एक्टर्स की जिंदगी क्या है, किस तरह से वो जीते हैं, किस तरह से वो रहते हैं। अगर रविंद्र कौशिक ने देश सेवा का पथ ना चुना होता, देश सेवा का रास्ता ना चुना होता, तो आज वो एक लग्जरी जीवन जी रहा होता, एक अच्छी खासी जिंदगी भारत में व्यतीत कर रहा होता। लेकिन उसने देश सेवा का मार्ग चुना। देश सेवा के लिए उसने अपना जीवन संकट में डाला। संकट में क्या डाला, पूरा जीवन एक तरह से दांव पे लगा दिया। और उसी रविंद्र कौशिक को बाद में किसी ने पहचानने से भी मना कर दिया। तो दोस्तों, ये रही रविंद्र कौशिक की कहानी। मिलेंगे किसी अगली कहानी में, जल्दी मिलेंगे आपसे। और आप अपने कमेंट्स, अपनी राय हमें जरूर भेजें। हम ईमेल आईडी जरूर मेंशन करेंगे और कमेंट सेक्शन में आपके विचार भी जानना चाहेंगे। अगर कोई दर्शक किसी तरह का सुझाव देना चाहता है तो हमारी ईमेल आईडी पे जरूर हमें लिखें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू।